नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं हेतु एक विशेष सीरीज चलाई गई है, जिसमें अभी हम सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मगध साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। हमने मगध साम्राज्य के विभिन्न वंशों के बारे में डिस्कस किया था, लाइक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले सभी परीक्षाओं में। आज हम दोस्तों ईरानी आक्रमण और मकदूनियाई आक्रमण या फिर इसको यूनानी आक्रमण भी बोल सकते हैं, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ईरानी आक्रमण की। तो जिस तरह से मगध के राजा अपने साम्राज्य के विस्तार में जुटे हुए थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, तो उसी तरह से दोस्तों ईरान में हकमानी शासक हुआ करते थे। ठीक है, हकमानी शासक वो भी दोस्तों अपने फारस साम्राज्य, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फारस साम्राज्य का विकास करना चाहते थे, यानी कि उसको विस्तार में वो लगे हुए थे। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट शख्स जिसका आपको ये नाम याद रखना है वो है दारा प्रथम। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दारा प्रथम। ठीक है, इसको दोस्तों बोला जाता है दारे बहु, दारे बहु भी इसको बोला जाता है। तो जो दारा प्रथम है दोस्तों, ये ही एक ऐसा शासक था, ईरानी शासक था, जिसका की अभिलेख है 3 अभिलेख, और उनसे सिद्ध होता है कि ये बंदा पश्चिम उत्तर भारत में आया था और इसने सिंधु के तटवर्ती क्षेत्र को जीता था। ओके, तो जब बात करें दारा प्रथम की दोस्तों, ये साइरस का उत्तराधिकारी था ईरान में। और ये जो दारा प्रथम है यानी कि दारे बहु, इसके 3 अभिलेख हैं जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। देखिए, आप इनको ध्यान से देखिएगा। एक है बेहिस्तून, दूसरा अभिलेख है पर्सिपोलिस और तीसरा अभिलेख है नक्शे रुस्तम। इन 3 अभिलेख से, जो कि दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दोस्तों इसने सिंधु नदी के क्षेत्र को विजित कर लिया था और फारस साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फारस साम्राज्य में दोस्तों उस समय पर 23 प्रांत थे, 23 प्रांत थे। उनमें से जो 20वें नंबर का प्रांत था वो यही एरिया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे इसमें आपके सिंधु नदी के तटवर्ती क्षेत्र में जैसे कुछ सिंध के क्षेत्र आएंगे, कुछ पंजाब के भूभाग आएंगे, तो उनको मिला के दोस्तों क्या बना था, फारस साम्राज्य का एक ये प्रांत, या इसको छत्रपी भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट ईरानी आक्रमण से रिलेटेड जो आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने कुछ परिणाम लिखे हैं कि भाई ईरानी आक्रमण के क्या परिणाम हुए थे। तो यहाँ पर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे ही आप भी क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ईजिली इस तरह से अपने नोट्स को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर खरोष्टी। खरोष्टी क्या है दोस्तों, ये एक लिपि है। ठीक है, ये एक लिपि है। तो जो ये ईरानी साहित्यकार थे या ईरानी लिपिक थे, ये दोस्तों अपने संग एक विशेष तरह की लिपि लेकर आए थे जिसको कि बोलते हैं खरोष्टी लिपि। अब खरोष्टी लिपि दोस्तों क्या होती है, जैसे अरबी लिपि होती है ना, अरबी लिपि की तरह दोस्तों ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जैसे कि हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं, तो ये लिखते हैं दाएं से बाईं ओर। तो इनसे खरोष्टी लिपि का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, ईरानियों से। इसके बाद अगली चीज है ईरानी सिक्के। पश्चिम उत्तर भारत में, पश्चिम और उत्तर जो भारत है वहां पर ईरानी सिक्के भी मिले हैं। तो ईरानी सिक्कों से मिलने का क्या मतलब बनता है कि इनके ईरान के संग क्या थे, व्यापार थे। ठीक है, तो इससे भी फारस साम्राज्य की वहां पर पुष्टि होती है। तो ईरानी सिक्कों का वहां पर प्रचलन दिखता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है अशोक स्मारक। अशोक स्मारक, आप अशोक के बारे में जानते ही होंगे, ये मौर्य काल के राजा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शख्स भी, इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो अशोक के स्मारक हैं, खासकर जैसे घंटा आकार के जो गुंबद है, वो ईरानी मॉडल पर आधारित है, यानी कि उनका इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं ईरान से ही लिया गया है। इसके अलावा जो अशोक के राज्यादेश हुआ करते थे, जो राज्य के आदेश वो निकाला करते थे, उनका प्रस्तावना भी दोस्तों ईरानी प्रस्तावना के समकक्ष है, यानी उसी से प्रतीत होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के जो इतिहासकार थे, ईरानी इतिहासकार थे, उनसे ही यूनानियों को पता लगा कि भारत में अपार संपत्ति है। ठीक है, जिससे कि यूनानी लोग इंस्पायर्ड हुए भारत में अटैक करने के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सिकंदर, जिनके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईरानियों से ही यूनानियों को पता लगा कि भाई भारत में अपार संपत्ति है और यूनानी लोग
इसीलिए भारत की ओर को आकर्षित हुए। ठीक है, तो इतना तो दोस्तों ये है आपका ईरान का। तो इतना आई होप कि आपको बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मकदूनियाई आक्रमण यानी कि यूनानी आक्रमण, जिसकी हम बात करेंगे सिकंदर की। ठीक है, तो भाई अब पहले थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है दोस्तों? ये है इतिहास के पिता। ठीक है, इतिहास के पिता। कभी प्रश्न आ जाता है, तो ये दोस्तों इतिहास के पिता थे। तो इन्होंने भी भारत का वर्णन एक अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया है, जिसको कि सिकंदर ने पढ़ा और फिर वो यहाँ पर आने के लिए मतलब तैयार हो गया, या उसको इंस्पिरेशन मिली कि यहाँ आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो सिकंदर है वो धन प्राप्ति की लालसा में इंडिया आया था। कभी प्रश्न आ जाता है कि सिकंदर का भारत में आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था? तो सिंपल सा उसका उद्देश्य था धन प्राप्ति की लालसा। ठीक है, तो हेरोडोटस इतिहासकार हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतिहास के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखा है, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सिकंदर की। ठीक है, तो सिकंदर कौन थे दोस्तों? ये आपके मकदूनिया के शासक थे। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो 356 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम था, मैं यहाँ पर इनके पिता का नाम लिख देता हूं, इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। फिलिप सेकंड इनके पिता का नाम था। ठीक है, जो कि उस समय मकदूनिया के शासक थे। 356 ईस्वी पूर्व में फिलिप द्वितीय मकदूनिया के शासक थे। ठीक है, अब हुआ क्या, फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। तो 336 ईस्वी पूर्व में, 336 मैंने यहाँ पर कई चीजें होता है ब्लैक बोर्ड में मेंशन नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी सॉरी व्हाइट बोर्ड है तो यहाँ पर ये कई चीजें मेंशन नहीं हो पाती हैं, तो लेकिन मैंने फिर भी कोशिश में यहाँ पर कर रहा हूँ कि आपको मैं बीच बीच की चीजें भी बताते हुए चले जाऊँ। शॉर्ट नोट्स दोस्तों हम इसी तरह से बनाते हैं, कई चीजें आपको दिमाग में भी याद रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो सिकंदर है 356 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ और 336 ईस्वी पूर्व, तो आप लगा सकते हैं इसकी एज कितनी रही होगी? 20 साल। ठीक है, यानी कि 20 साल की आयु में ये अपने पिता की जगह पर गद्दी पर बैठा, यानी कि मकदूनिया का शासक बन गया जब इसके पिता की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये शासक बने तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ईरानियों पर आक्रमण करने स्टार्ट करे। ठीक है, क्योंकि उस समय पर जो ईरानी थे और इसी तरह से यूनानी, ये लोग हो गए यूनानी, ये लोग हो गए ईरानी, तो ये लोग अपने क्या कर रहे थे, साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। तो जब 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में ये दोनों आपस में आक्रमण करते रहे। ठीक है, अंत में यूनानियों को ही विजय मिली, यानी कि ईरानियों को भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों कि किन किन साम्राज्य में सिकंदर ने फतेह करी थी। तो सबसे पहले बात करें एशिया माइनर, जिसको कि आज के जमाने में तुर्की से हम जानते हैं। तो एशिया माइनर, इसके अलावा इराक, ठीक है, और इसके अलावा ईरान, यहाँ पर इन्होंने युद्ध किए थे और इसको अंत में अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ईरान में इसने किया था 334 से 330 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब इसने पढ़ा कि भाई भारत में बहुत ज़्यादा अपार संपत्ति है, ईरानियों से इनको पता लगा कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अब ये क्या हुआ, ईरान यात्रा की ओर को निकल पड़ा। मतलब ईरान के बाद ये दोस्तों कहाँ की ओर को निकल पड़ा, भारत की ओर को। ठीक है, तो भारत ये कब आया, ये आया 326 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर मैं लिखते हुए चले जा रहा हूँ, आप भी चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। 326 ईस्वी पूर्व में ये भारत की ओर को निकल पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व की। ठीक, तो 326 ईस्वी पूर्व में जब ये भारत पहुंचा, तो भारत में कहां पहुंचा दोस्तों, ये पहुंचा पश्चिमोत्तर भारत में। ठीक है, यहां पर है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहां पर है, अफगानिस्तान में है। ये वहां के रास्ते इंडिया में पहुंचा। ठीक है, अब इंडिया की स्थिति उस समय पर क्या थी, जैसे कि आपको याद ही होगा, मैंने आपको बताया था कि उस समय पर 16 महाजनपद भी हुआ करते थे। और इसके अलावा इस समय पर जब पश्चिमोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर 28 सिर्फ पश्चिम उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सिंध और पंजाब का क्षेत्र आता है, वहां पर 28 स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब 28 स्वतंत्र राज्य ऐसे थे कि जिनमें कई जगह पे गणतंत्र था, कहीं पर राजतंत्र था, तो अलग अलग थे, तो छोटे छोटे राज्य थे। तो इसलिए जो सिकंदर है उसको भी आसानी हुई इनको जीतने में।
ठीक है ना। ये यूनाइटेड होते तो शायद मुश्किल होती सिकंदर को, लेकिन ये छोटे छोटे गणतंत्र टाइप के थे, राजतंत्र टाइप के थे, तो इसलिए इसको विजय करने में आसानी रही सिकंदर को यहाँ पर। ठीक है, तो 28 राज्य थे। तो अब जब ये खैबर दर्रे से पहुंचा तो ये सबसे पहले पहुंचा तक्षशिला में। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिंपली बताते हुए चले जा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। तक्षशिला में पहुंचा। ठीक है, अब तक्षशिला में इसको 2 राजा मिले इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक्षशिला का मैं क्षेत्र आपको बता दूं तो ये चिनाव और झेलम, इसके मध्य का जो क्षेत्र था वहां पर राजा आम्बी और राजा पोरस, ये 2 लोग थे। ठीक है, चिनाव और झेलम का क्षेत्र। ठीक है, इसके बीच में राजा आम्बी और राजा पोरस। ठीक है, ये जो लोग थे इनसे इसका युद्ध हुआ। ठीक है, सबसे पहले अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये यूनाइटेड नहीं थे तक्षशिला में, तो हुआ क्या कि पहले इसका राजा आम्बी से युद्ध हुआ। और ऑफ कोर्स भाई सिकंदर तो काफी उससे आगे, उसकी सेना उससे काफी अच्छी थी, तो सिकंदर क्या हुआ, वो युद्ध को जीत लिया। तो राजा आम्बी ने फाइनली आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों ये आगे बढ़ा, मतलब ये आप चिनाव के आसपास मान लो। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ा और ये पहुंचा झेलम के तट पर। ठीक है, झेलम के तट पर ये जब ये पहुंचा तो इसको वहां पर भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा राजा पोरस से। तो अब ये पोरस है, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट शासक है। और इसके और राजा पोरस और सिकंदर के मध्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, सुविख्यात युद्ध है जो कि लड़ा गया था, उसका नाम है वितस्ता का युद्ध। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो उस समय झेलम का प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता, जो कि हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसको दोस्तों एक और युद्ध से जाना जाता है, हाइडेस्पीच का युद्ध। क्या बोलते हैं, हाइडेस्पीच का युद्ध। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा आपको घिचड़ पिचड़ हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आएगा, मेरा पूरा यही प्रयास है। तो दोस्तों ये है हाइडेस्पीच का युद्ध, यानी कि वितस्ता का युद्ध इसको बोला गया है। ठीक है, अब इसकी जो तिथि है मैं यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिख रही है, कितनी है, 326 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो 326 ईस्वी पूर्व में ये युद्ध को लड़ा गया था। देखिए मैं आपको फाइनली अगर मैं एक आउटलुक अगर मैं बताऊं सिकंदर का, तो सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में इंडिया में आया। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई 326 है 325, मैं आपको बताऊं तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने यहाँ आया और 325 ईस्वी पूर्व में उसकी वापसी हो गई। तो अराउंड 19 महीने वो इंडिया में रहा, 19 महीने। ठीक है भाई, 19 महीने वो यहां पर रहा, 325 ईस्वी पूर्व में उसकी वापसी हो गई थी। ठीक है, मैं आपको बता दूं तो क्लियरली है, तो भाई 326 और 325 दोनों आएंगे। इसी ड्यूरेशन में वो इंडिया में आया और 19 महीने तक, ठीक है, 19 महीने तक ये क्या करता रहा, यहां पर युद्ध ही करता रहा। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ था कि इसके सैनिक बहुत ज्यादा थक गए थे। अब आगे चलो डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो जब राजा पोरस के संग उसका वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसको कि हम हाइडेस्पीस का युद्ध भी मानते हैं, तो भाई सिकंदर के आगे राजा पोरस हार गया था। ठीक है, लेकिन जो सिकंदर है वो राजा पोरस के पराक्रम से, उसके साहस से बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने युद्ध के बाद जो भी साम्राज्य उससे छीना था वो उसको वापस कर दिया, इवन उसको अपने साथ ही मिला लिया। ठीक है, क्योंकि यूनानी उस समय पर क्या कर रहे थे, वो भी अपने उपनिवेश स्थापित करते हुए चले जा रहे थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो सिकंदर है, सिकंदर ने काबुल और सिंध, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है काबुल और सिंध, इसके बीच में एक नगर की स्थापना करी थी जिसका नाम था सिकंदरिया। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जैसे जैसे जीतते हुए चले जा रहे थे तो वैसे वैसे अपने उपनिवेश ये स्थापित कर, अब भाई सिकंदर है, सिकंदर क्या कर रहा था, वो उपनिवेश अपने स्थापित कर रहा था और वहां पर अपने लोगों को ये क्या कर रहा था, राजा बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे ही ये हुआ कि भाई इसने क्या किया, राजा पोरस को हराया तो वहां पर इसने अपना क्या बना दिया, उपनिवेश बना दिया। ठीक, तो ये आप ये मान के चलिए कि जो झेलम और चिनाव के बीच का क्षेत्र है, तो इसने क्या किया, आम्बी और राजा पोरस है वहां का जो क्षेत्र है, इन दोनों को वहां का राजा बना के, मतलब अपना उपनिवेश स्थापित करके वहां का राज्य इनको दे दिया। ठीक है, मतलब ये राज्य करेंगे लेकिन अंडर में किसके रहेंगे, सिकंदर के रहेंगे। तो इस तरह से उपनिवेश इसने स्थापित करते हुए चला गया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो जब राजा पोरस को इसने हराया, ठीक है, तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि राजा पोरस की वो बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ, तो इसमें इसने देखिए 2 उपनिवेश और स्थापित किए थे। मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ उनका नाम, एक है बुकफेला, ठीक है, और एक है निकैया नगर। निकैया नगर को दोस्तों विजयनगर भी बोला जाता है। ठीक है, विजयनगर भी बोला जाता है। अब ये जो विजयनगर है दोस्तों, ये सिकंदर ने पोरस के सम्मान में ही स्थापित किया था।
ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ सकता है निकैया नगर वाला। ठीक, तो बुकफेला, निकैया नगर, विजयनगर, ये और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया क्या, सिकंदरिया, ये इनके औपनिवेश थे। ठीक है, जो इन्होंने जीते और अपने औपनिवेशिक यहाँ पर औपनिवेश स्थापित ये करते हुए चले गए। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, कट जातियां, आगे जाके जो इन्होंने क्या किया भाई, ग्लॉग निकाय और कट जातियों, इनको इन्होंने हराया। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले चेनाव, फिर ये झेलम, अब ये झेलम के किनारे पहुंचा तो इसको राजा पोरस का युद्ध हुआ। अब ये दोस्तों धीरे 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 करके कहाँ पहुंच गया था, व्यास के पास पहुंच गया था, व्यास नदी। ठीक है, अब ये व्यास से पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था। देखिए अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो चलो ये अगर मैं बोर्ड है, ये बोर्ड को आप इंडिया का मतलब वो मान लो, ऊपर का मतलब ऊपर का सिर मान लो। तो अगर सिर है तो ये है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, पश्चिमोत्तर भारत है। ठीक है, मैं अब यहाँ पर क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं तो मैं बना नहीं सकता, तो आप इसको इस तरह से मानिए, तो इस वाले पश्चिमोत्तर भारत, तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ पर अवस्थित हैं। समझ लीजिए अब ये, अगर आप भारत का कभी भी मैप देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो सिर है, ये सिर है अगर भारत का, तो आपको इधर ऐसे देखना है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र को आप समझ लीजिए यहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या हुआ था, व्यास नदी, ये व्यास नदी यहाँ कहीं पर बहती थी, यहाँ पहुंच गया था। अभी यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा था इधर को। ठीक है, अब इधर को क्या था, इधर को था भाई मगध साम्राज्य। ठीक है, अब मगध साम्राज्य में उस समय पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंद वंश का उस समय पर शासक कौन था, घनानंद। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। उस समय पर यहां पर था घनानंद। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या था कि 19 महीने यहाँ पर रहा, तो ये लगातार युद्ध करते हुए था। अब जब ये व्यास के तट पर पहुंचा तो ये चाहता था कि हम पूर्व में आगे की ओर को बढ़ें, लेकिन पूर्व में आगे को बढ़ते तो इसके सैनिक थे वो बहुत थक गए थे और ऊपर से बीमारियों से भी ग्रस्त हो गए थे, तो इसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा कहीं ना कहीं इसके सैनिक जानते थे कि भाई वहाँ गंगा के तट पर एक बहुत ही महान या बड़ा साम्राज्य है जिसको कि मैं बोल रहा हूँ मगध साम्राज्य, और वहाँ का जो सेना है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो नंद सेना है उस समय पर बहुत बड़ी सेना थी। 2 लाख उनके पास सैनिक हुआ करते थे, 20,000 घुड़सवार थे और 6,000 उनके पास हाथी हुआ करते थे। हाथियों का उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। तो सिकंदर की सेना एक तो वैसे ही थकी हुई, फिर संख्या में भी कम, उसके ऊपर से बीमार, तो भाई उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई हम नहीं जाएंगे आगे को। ठीक, तो इसलिए जो सिकंदर है, सिकंदर काफ़ी दुखी हो गया था इससे, और इसके बाद हम कह सकते हैं कि सिकंदर कभी भी अपने शत्रु से पराजित नहीं हुआ, वो अपने लोगों से ही पराजित हो गया था। तो अब जो सिकंदर है उसका क्या होगी, वापसी होने लग गई। ठीक है, तो अब देखिए जब वापसी होने लगी तो इसने अंतिम जो राज्य था वो पाटल राज्य था, वो इसने जीता था। ठीक है, यहां तक आपका मतलब सिकंदर का आप समझ लीजिए वापसी यहां से हो गई थी। तो 325 ईस्वी पूर्व में, यहां पर मैं लिख देता हूं, 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने अपनी यहां से वापसी कर ली, यानी कि 19 महीने के बाद उसने अपनी वापसी कर ली। अब वापसी में भी दोस्तों इन्होंने 2 रास्ते अपनाए। ठीक है, ये क्या हुआ, यहां से नीचे पहुंचे। ठीक है, और यहां पर है सिंधु नदी। ठीक है, अब ये बोर्ड में थोड़ा सा वैसा हो गया है, कभी मैं आपको मैप से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी से इन्होंने क्या किया, वापस जाने के 2 मार्ग ढूंढे। ठीक है, एक ढूंढा इन्होंने स्थल मार्ग, एक ढूंढा इन्होंने जल मार्ग, यानी कि 2 भागों में बढ़ गए। ठीक है, एक थे ये निर्याकस के नेतृत्व में। ठीक है, एक निर्याकस, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई निर्याकस कौन था, या नियारकस भी बोलते हैं, वैसे निर्याकस है इसका नाम। ठीक है, और एक थे सेक्रेटस के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये स्थल मार्ग और जल मार्ग में निराकस के नेतृत्व में चले गए। ठीक है, तो यहां से ये लोग वापस पहुंचे। और अगर मैं आपको इसकी मृत्यु की बात बताऊं तो 323 ईस्वी पूर्व में, 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन, यहां पर मैं लिख देता हूं, बेबीलोन में 32 साल की आयु में, 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। ठीक हो गया, तो बहुत सिंपल है। 356 में इसका जन्म हुआ, 336 ईस्वी पूर्व में गद्दी में बैठा, 326 ईस्वी पूर्व में ये भारत में आया, 325 में इसकी वापसी हुई, 323 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई 32 साल की अवस्था में। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं फैक्ट वाइज। ठीक है, अब एक चीज और, कुछ और प्रश्न जो बन सकते हैं सिकंदर से, वो क्या बन सकते हैं। देखिए सिकंदर के गुरु कौन थे, इसके गुरु, इसके गुरु थे अरस्तु। ठीक है भाई, अरस्तु।
अरस्तु इसके गुरु थे। अब अरस्तु कौन थे? वो प्लेटो के शिष्य थे, ठीक है। अरस्तु बहुत काफी फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने लगा लीजिए कई सारे विषयों की रचना की है। तो इनसे पूछा जा सकता है भाई अरस्तु के शिष्य कौन थे? जैसे सिकंदर का गुरु कौन था? कौन था? अरस्तु था, ठीक है। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के शिष्य थे। इन्होंने कई विषयों की रचना की है, भौतिकी, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, तो बहुत सारे विषयों की इन्होंने रचना की है। बहुत बुद्धिमान ये व्यक्ति थे अरस्तु, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है अरस्तु के बारे में, ठीक है। मतलब सिकंदर के गुरु कौन थे, ठीक हो गया। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जैसे कि ईरानियों के प्रभाव थे, ऐसे ही यूनानियों के क्या प्रभाव थे, ये भी मैं आपको अंत में बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा हुआ है, हालांकि घिचपिच बहुत ज्यादा होगी लेकिन फिर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले परिणाम देख लेते हैं, यूनानियों के क्या परिणाम थे भारत आने के, ठीक। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब है कि भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया था। मतलब कि जब सिकंदर भारत आया था तो उस समय पर उसने 4 मार्गों की यहाँ पर खोज कर दी थी आने जाने के। जैसे मैंने बोला स्थल मार्ग से भी गए, जल मार्ग से भी गए, तो भाई भारत और यूनान के बीच में संपर्क स्थापित हो गया। अब जब ये संपर्क स्थापित होगा तो इससे यूनानी व्यापारी और शिल्पियों को काफी फायदा हुआ, क्योंकि वो व्यापार करने लगे, भारत के संग उनके काफी व्यापारिक संबंध अच्छे हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, गांधार शैली का यहाँ पर विकास हुआ। हालांकि गांधार शैली का विकास जो है वो द्वितीय ईस्वी पूर्व शताब्दी में हुआ है, लेकिन फिर भी गांधार शैली का स्टार्टिंग यहीं से हुई। मतलब गांधार शैली का विकास करने आई यूनान से ही और विकसित यहाँ पर भी, ठीक है। तो गांधार शैली के पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। इसके अलावा यूनानी उपनिवेश यहाँ पर स्थापित हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया बुकफेला, निकैया नगर, सिकंदरिया, वो यहाँ पर स्थापित हो गए थे, ठीक है, यूनानी उपनिवेश, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सिकंदर के इतिहासकार, ठीक है। अब सिकंदर के इतिहासकार के बारे में आपको बता दूं, ये यहां पर मैंने पॉइंट बना रखा है और ये सिकंदर के इतिहासकार मैंने लिखे गए हैं। ये आपके सिकंदर के इतिहासकार हैं, ठीक है। ये हैं उसके इतिहासकार। बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए इतिहास को आप जितना स्टार्टिंग से और थोड़ा फैक्ट से और एक साइंटिफिक मेथड से पढ़ेंगे तो उतना ही आपके लिए इजी हो सकता है। इवन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का यही तरीका होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सिकंदर के इतिहासकार के बारे में बात करते हैं। तो सिकंदर के संग 3 इतिहासकार थे जो आए थे। वो थे, एक तो था अरिस्टोब्यूलस, ठीक है, अरिस्टोब्यूलस, ठीक है, अरिस्टोब्यूलस। दूसरा था ओनोसेक्रेटस और तीसरा था निरियाकस, ठीक है। ये 3 इतिहासकार इसके संग आए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि जो सिकंदर है उसके संग कौन इतिहासकार आए थे, ठीक है। तो ये इतिहासकार हैं, ठीक। अब ऐसे देखिए हुआ क्या कि यूनानी इतिहासकार का फायदा क्या हुआ। देखिए जब ये आए तो इन्होंने भारत के बारे में कई चीजें बताई, ठीक है, जिससे कि हमारे इतिहासकारों को मदद मिली, ठीक है, अपने इतिहास में तिथि क्रम को सही करने में। क्योंकि वहाँ के जब इतिहासकार आए तो उन्होंने उनके इतिहास में भी कई सारी, उनके बुक्स में भी कई चीज़ें हमें मिलती है। भारत के भौगोलिक वर्णन के बारे में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी भारत में भारत की कैसी स्थिति थी। देखिए उस समय पर क्या होता था कि यूनानी इतिहासकारों से हमें पता लगा है कि जो भारत में गरीब लोग होते थे वो अपनी पुत्रियों को बेच दिया करते थे। सती प्रथा के बारे में पता लगता है पश्चिमोत्तर भारत में, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें पता लगती है। उसके अलावा किस तरह से यहाँ पर जो बैल है, गाय है, पश्चिमोत्तर भारत में उनकी काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी अच्छी ब्रीड के हुआ करते थे वो। तो कई सारी चीज़ें हमें सिकंदर के इतिहासकारों से पता लगती है जो वहाँ के यूनानी इतिहासकार आए थे, ठीक है। और इसके अलावा जो अरिस्टोब्यूलस है, ओनोसेक्रेटस हैं, निरियाकस हैं, ये सिकंदर के संग आए थे। ये जो ओनोसेक्रेटस है, ये जिस जहाज में सिकंदर आया था तो ये उसका चालक था, उसको चलाने वाला, ठीक है। और जबकि निरियाकस क्या था, उसका एडमिरल था, ठीक। और बाद में जब मैं बात कर रहा हूँ निरियाकस के ही नेतृत्व में वापस लौटे थे समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो ये, और ओनोसेक्रेटस ने तो सिकंदर की जीवनी भी लिखी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनके संग यूनानी साहित्यकार आए थे उससे दोस्तों हमें भारत के इतिहास को समझने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली, क्योंकि इनके इतिहासकारों ने यहाँ के लोगों का वर्णन किया है अपनी बुक्स में, जिससे कि हमें आसानी से यहाँ के राजाओं के बारे में भी पता लगता है, यहाँ के कालक्रम और तिथियों के बारे में भी थोड़ा एग्जैक्ट नॉलेज मिल पाती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।